हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार साथियों। कैसे होंगे आप सब मेरे भाई। मैं आशा करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे और आप अच्छे होंगे। और अपनी यूपीएसआई की इस कक्षा में आप निरंतर की तरह आज भी आप अपनी क्लास को भी देख रहे होंगे। ये क्लास डेली 4 बजे आपको वीडियो रिकॉर्डेड के माध्यम से मिल जाती है। और जो भी भाई अभी मेरे इस चैनल पे बिल्कुल नए आए हुए हैं वो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, है ना। और साथ साथ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। देखना मेरे भाई, जो ये क्लास होगी आज हमारी, ये हमारा आज जो क्लास है वो लेक्चर नंबर 4 होगा। जैसा कि आपको दिख पा रहा भैया, ये लेक्चर नंबर 4 होगा। और हमने अभी तक 3 क्लास कंप्लीट कर लिया है। बहुत लंबी लंबी क्लास हमने नहीं ली, लगभग 40 से 45 मिनट की ही क्लास ली, ताकि आपको थोड़ा सा एक प्रकार से कह सकते हैं भैया बोरिंग महसूस ना हो, आप आराम से चीज़ों को कर पाएँ। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, जो ये क्लास होगी आज हम 3 कक्षाओं में अभी तक हमने जो हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं वो 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई। कितने लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं? तो 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। और ये जो हमारा अध्याय है आपको पता होगा मेरे भाई, ये अध्याय नंबर पहला ही पढ़ रहे हैं हम। ये पहला ही अध्याय अभी तक हम पढ़ रहे हैं। और पहले अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई? तो बोलोगे भैया वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं। पहले अध्याय में क्या पढ़ रहे हैं? तो बोलोगे सर अध्याय 1 में ही क्या पढ़ रहे हैं? अध्याय 1 में वर्णमाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। अध्याय 1 में क्या हम पढ़े मेरे भाई? वर्णमाला पढ़ रहे हैं। अभी वर्णमाला में आपने देखा भैया, हमने स्वर पढ़ लिया, स्वर के भेद को पढ़ लिया, ठीक है। यदि आप नहीं देखें तो पिछले 3 लेक्चर जाके आप देख लीजिए। और जो आज ये चौथा लेक्चर होगा, अब कल हमने थोड़ा सा लेक्चर में तीसरे में व्यंजन के बारे में आपको बता दिया था। आज जो हम पढ़ेंगे ये पूरी तरीके से व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मेरे भाई एक व्यंजन की परिभाषा भी दी थी हमने, एक व्यंजन की परिभाषा दे दी थी आपको, है ना। ध्यान देना मेरे भाई, एक व्यंजन की परिभाषा हमने क्या दी थी आपको, उसको देखेंगे। अब हमने आपको बताया था भैया जो व्यंजन वर्ड होते हैं बिना ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये किसी कहा जाए जो व्यंजन वर्ड होते हैं स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं। और जब भी इनका उच्चारण होता है किसी न किसी वर्ड की सहायता से होता है। और वो वर्ड कौन सहायता करने वाला होता है? तो आपको पता होगा भैया स्वर वर्ड होता है, ठीक है। वो कौन सा वर्ड होता है? स्वर वर्ड होता है। तो आपको पता होगा व्यंजन जो क्या हो इसमें लिखेंगे, स्वर वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं। आप यहाँ पे लिख पाएंगे व्यंजन वर्ड, व्यंजन वर्ड स्वर वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर वर्ड की सहायता से मेरे भाई बोले जाते हैं, ठीक ना। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये कल हमने इतनी बातों को यहां तक कंप्लीट किया था। अभी आज हम पढ़ेंगे क्या? व्यंजन के प्रकार। एक आज छोटी सी हेडिंग पढ़ेंगे व्यंजन के प्रकार। अब ध्यान से मेरे भाई देखना व्यंजन के प्रकार के बारे में। अगर हम आपसे व्यंजन के प्रकार के बारे में बोलेंगे तो आप ऐसे 3 ही बोलना अभी इसको। बाकी आप 5 तरीके से मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी ये 3 ही मुख्य तौर पे बोलना। एक क्या हो जाएगा भैया? अस्पर्श व्यंजन। एक क्या होगा? अस्पर्श व्यंजन, है ना। एक अस्पर्श व्यंजन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई? अंतस्थ व्यंजन। बिल्कुल लिखना आप, अंतस्थ व्यंजन लिखेंगे, एक अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। और एक मेरे भाई ऊष्म व्यंजन, है ना, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऐसे बनेंगे आगे हम इसी में पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ लेते हैं मेरे भाई? संयुक्त व्यंजन। और यहीं पे उच्छिप्त, उच्छिप्त या ताड़नजात बोलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है ना। ये आप इसमें से 5 बोलेंगे। जैसे आपको पता होगा मेरे भाई, अगर इसकी संख्या बोलेंगे आप, अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? बोलोगे सर अस्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है मेरे भाई वो 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? बोलोगे भाई सब 4 होती है ना। उस व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है? तो ये भी 4 होती है। और अगर संयुक्त व्यंजन की संख्या हम बोलेंगे भैया, संयुक्त व्यंजन की संख्या ये भी 4 बोलना आप, ठीक है। और उच्छिप्त या ताड़नजात जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। क्लियर है ना यहाँ तक? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो ये व्यंजन है, जैसे अस्पर्श व्यंजन को अन्य नाम से भी जानते हैं वर्गीय व्यंजन।
और अस्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो आपको पता होगा सर, का वर्ग से लेकर का वर्ग, है ना, का वर्ग से कहाँ तक? पा वर्ग तक, पा वर्ग तक, है ना। या ऐसे बोल सकते हो मेरे भाई इसको, का से मा तक। कहाँ से? का से मा तक। ये सब कौन से हैं? तो इसे सर ये सब अस्पर्श व्यंजन हैं, ये सब अस्पर्श व्यंजन होते हैं। जबकि मैं अंतस्थ व्यंजन की बात करूंगा तो बोलोगे सर अंतस्थ व्यंजन में या आता है, अंतस्थ व्यंजन में रा आता है, ला आएगा और क्या, य र ल व। इसको भी और भी डिटेल करेंगे तो इनके बारे में भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। उस व्यंजन में क्या होगा बोलोगे सर, इसमें तीनों सा का अर्थ क्या निकल जाएगा सर? एक तो तालव्य सा आएगा, एक क्या हो जाएगा, एक दंत सा आएगा, एक दंत सा आएगा, और कौन, एक मूर्धन्य सा आएगा, और मेरे भैया एक हा आएगा, एक हा आएगा। ये हो जाते हैं उस व्यंजन। अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे तो आपको याद होना चाहिए मेरे भाई, स्रा, देखो यहाँ पे छत्र हो जाएगा, ऐसे त्रा लिख सकते हैं, और ये ज्या हो जाएगा, ठीक है। और अढ़ और अढ़ और अढ़, ये कहाँ पे आते हैं बोलोगे सर? ये उच्छिष्ट व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। देखो ध्यान से मेरे भाई, ये चीज क्लियर कर पाओगे ना आप? अगर हम आपसे पूछेंगे व्यंजन कितने होंगे, तो आप उस तरीके से अगर मुख्य रूप से बोलना तो यही तीनों बोल देना। अगर उस तरीके से बोलेंगे मुख्य रूप से जो 33 व्यंजन की काउंटिंग की जाती है, तो वो 33 व्यंजन यहीं से आते हैं, 25 प्लस 4 और प्लस 4। अगर ये देखो व्यंजन की संख्या पूछेगा 33, और वो 33 व्यंजन यहीं से बोलेंगे, कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। और यहाँ और भी काउंट करोगे, ये 33 4 37 2 39 व्यंजन हो जाएंगे। 33 में 4 जोड़े 37, 2 39 व्यंजन हो जाएंगे। जबकि आपसे जब भी सवाल बनता है व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप जवाब में क्या देते हैं भैया? व्यंजनों की जो संख्या वो 33 है, व्यंजनों की संख्या 33 है। वो 33 व्यंजन कौन कौन से, तो आप बिल्कुल देख पाए होंगे। सर अगर यहाँ भी लिख लें कि सर ये कौन से व्यंजन है, तो बोलोगे सर ये तो अस्पर्श व्यंजन है। ये कौन से व्यंजन हो जाएंगे मेरे भाई? तो ये अस्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। और अगर ये किसकी बात करें तो ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। और ये कौन से मेरे भाई? उष्म व्यंजन हो जाएंगे, उष्म या उष्माड़ बोलते हैं, है ना, उष्म व्यंजन, उष्म या उष्माड़ भी बोलते हैं। इसी स्पर्श व्यंजन का अन्य नाम मेरे भाई बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। इसका अन्य नाम क्या बोल देते हैं? इसका अन्य नाम बोल देते हैं वर्गीय व्यंजन। बिल्कुल इसका डिटेल में अभी आपको सिखाता हूं, इसका डिटेल फॉर्म और भी मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। इतनी क्लास आप बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ पाए होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा भैया। का स्पर्शी व्यंजन, तो बोलोगे भैया स्पर्शी व्यंजन जो भी हैं, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? जब भी हम उच्चारण करते हैं या तो कंठ में, या तो मूर्धे में, या तो कहीं ना कहीं, मतलब कंठ, मूर्धा, जीवा, कहीं ना कहीं ये टच करेंगे। इस वजह से ये स्पर्श करने की वजह से इन व्यंजनों को हम स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। इनको देखो थोड़ा सा और भी डिटेल कर सकते हो, जैसे स्पर्शी व्यंजन को और भी गहराई तक हम पढ़ सकते हैं। एक पॉइंट और मैं एक पेज ऐड करूं, वहां पे स्पर्श व्यंजन के बारे में आपको और थोड़ा सा डिटेल बताऊं, तो ध्यान से देखना मेरे भाई कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं। तो आपको पता होगा भैया कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या जो मेरे भाई वो 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है वो कितनी है? 25 हो जाती है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? इनकी संख्या जो है वो 25 है। आप देख पाएंगे इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी, है ना भाई। इनकी संख्या कितनी लिख लेंगे आप? 25 लिख लेंगे। ध्यान से देखो। अच्छा, इनका अगर हम पूछे आपसे भैया कि स्पर्श व्यंजन जो है इनका अन्य नाम क्या क्या हो सकता है, तो आप बिल्कुल याद रख पाएंगे भैया, इसे स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसका अन्य नाम बोल सकते हो आप, इसका अन्य नाम बोल देना मेरे भाई वर्गीय व्यंजन। अन्य नाम क्या बोलना? वर्गीय व्यंजन, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई? वर्गीय व्यंजन हो जाएगा। इसका अन्य नाम वर्गीय व्यंजन हो जाएगा। ध्यान से देखना स्पर्श व्यंजन कौन कौन से, अगर हम लिखें आपके सामने स्पर्श व्यंजन, तो ध्यान से देखना मेरे भाई। यहां से मैं लिख रहा हूं जैसे क, है ना, का हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना। उसके बाद मेरे भाई खा हो जाएगा, है ना। ये देखो ग, इसी तरीके से घ और अंगा लिख लेंगे।
ऐसे आप बनाएंगे मेरे भाई च, छ, ज, झ, ये इया लिख लेंगे। ठीक है, ये ट, ठ, ड, ढ, सॉरी यहाँ बिंदी नहीं लगाएंगे आप, है ना, ड, ढ, और ये हो जाएगा आड़ा। क्या लिखेंगे भाई, आड़ा लिख लेंगे, ये लिखेंगे आड़ा। ठीक है, ऐसे बढ़ेंगे आगे, त है, था हो जाएगा, द, ध, ये ना। ठीक है, ये देखो प, फ, ब, भ, और ये मा। ठीक है, ये ब, भ, मा हो जाएगा। ये कौन से, तो ये सब के सब भैया, सब के सब अस्पर्श व्यंजन है। इसी, ये जो का वर्ग दिख रहा था, इसी को हम बोलते हैं का वर्ग। का वर्ग, इसको क्या बोलोगे सर, चा वर्ग। इसको बोलते हैं चा वर्ग। इसको क्या, टा वर्ग। टा वर्ग। इसको क्या बोलोगे, बोलोगे सर इसको ता वर्ग बोलते हैं। वर्ड नहीं लिखेंगे, वर्ग लिखेंगे। ये वर्ड ना लिख के मेरे भाई वर्ड लिखना, ये वर्ड ना लिख के वर्ग लिखना हमको। ये टा वर्ग है और ये ता वर्ग है। ऐसे यहां पे लिखेंगे क्या भाई, प वर्ग लिखेंगे, है ना। यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी मेरे भाई। इन्हीं वर्डों को देखो, अगर मैं इसके उच्चारण स्थान की बात करें, जैसा कि कल आपको पिछली क्लास में हमने दिखाया था कि उच्चारण स्थान यहां से देख लो, यहीं से हमने आपको याद करवाया था भैया, इसको बोलते हैं कहां से, कंठ से बोलते हैं, है ना। ये कहां से भैया, तो ये तालु से। ठीक है, ये तालु से। इसका बोलेंगे सर ये मूर्धा से, मूर्धा से। जबकि ता वाला भैया KTM 2 डी से दंत वाला है ये, है ना। और देखो ओ से ओष्ठ वाला ये आपको याद होगा, आपको याद होगा मेरे भाई। अगर आप पिछली क्लास दोहराए तो याद होगा, नहीं तो यहाँ पे KTMDO। ये देखो कुछ तरीकों से आपको याद रखना होगा, यहाँ से भी इसको भी रिलेट करके आप याद रख लेंगे। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे, अगर और भी हमने चीज़ें कुछ आपको यहाँ से अगर और मेंशन करने को दिखाऊं भैया, कि जो ये पांचों वर्ड दिख रहे हैं ना, ये देखो ध्यान से, ये जो दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं भैया, इसे नासिक वर्ड बोलते हैं या पंचमाक्षर बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे आप, इसे भैया नासिक वर्ड। इसे क्या बोलोगे, इसे नासिक वर्ड, नासिक व्यंजन, या बोल सकते हो नासिक वर्ड, या इसी को बोलते हैं मेरे भैया क्या, पंचमाक्षर। इसी को क्या बोलोगे, पंचमाक्षर बोल दोगे। ठीक है ना, इसी को नासिक वर्ड बोलते हैं, या इसी को हम ये क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोल देते हैं, पंचमाक्षर बोल देते हैं। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, च, छ, ज, झ, इसको क्या बोलोगे आप। जो च, छ, ज, झ है, इसको क्या आप बोलोगे, बताना एक बार। ये भी एक बेहतरीन सवाल बनाता है कि भैया च, छ, ज, झ है क्या। तो याद रखना भैया, जो च, छ, ज, झ दिख रहा है, इसको आप क्या बोलोगे भैया, इसको हम बोलते हैं अस्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसको क्या बोलोगे भैया, इसको बोलेंगे अस्पर्श, अस्पर्श संघर्षी व्यंजन। ध्यान देना, इसको क्या बोलोगे, बोलोगे भैया इसको हम बोलेंगे अस्पर्श संघर्षी व्यंजन, है ना भाई। इसको क्या बोलेंगे हम, अस्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलेंगे, अस्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है ना। अच्छा, और देखो ध्यान से, कुछ और बोल सकते हो मेरे भाई, यहां से देखो और बताओ। अगर हम आपसे यहां पे बात करें मेरे भाई, तो देखो ध्यान से, जो ट, ठ, ड, ढ दिख रहा ना, ट, ठ, ड, ढ, इसको क्या बोलते हैं, इसका भी एक नाम लिख लेंगे सर, इसे कर्कश या कांकल वर्ड बोलते हैं। क्या लिखोगे भाई साहब, लिखना इसको, इसको क्या लिखोगे, लिखना कर्कश या कठोर वर्ड। इसको लिखें कर्कश, कर्कश या कठोर वर्ड। कर्कश या क्या लिखोगे भाई, कठोर वर्ड लिखेंगे। कर्कश या क्या लिखेंगे भाई, कठोर वर्ड लिखेंगे। यहां तक क्लियर है ना आपको। ठीक है, अगर देखो ध्यान से, यहीं से मेरे भाई आगे थोड़ा सा और लिख लूं, आपसे पूछूं अस्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने हैं। अस्पर्श संघर्षी व्यंजन बोला जाए, अस्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो बोलोगे सर अस्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या जो होगी वो 4 होगी।
अस्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होगी? भाई 4 होगी। और वो अस्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं कौन कौन? तो बोलोगे सर अस्पर्श संघर्षी व्यंजन देखो, चा हो जाएगा, छा हो जाएगा, जा हो जाएगा और झा हो जाएगा। ये अस्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, आगे अगर यही मैं मेरे भाई लिखूं कर्कश या कठोर वर्ड, है ना, कर्कश, कर्कश या कठोर वर्ड, कर्कश या कठोर वर्ड, तो आप लिखेंगे भैया कर्कश या कठोर वर्ड की संख्या जो वो भी 4 है। कर्कश या कठोर वर्ड की संख्या भी 4 है। और ये कर्कश और कठोर वर्ड कौन कौन से? तो आपको दिख रहा होगा सर, ट है, ट, ठ, ड और ये ढ हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज? बताओ मुझे एक बार भाई, यहां तक का देखो, जो भी यहां तक हमने किया ये आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, ये क्लियर हुआ होगा ना? अभी ये अस्पर्श व्यंजन पूरी तरीके से हम बोलते हैं कंप्लीट हो गया। ये अस्पर्श व्यंजन मेरे भाई यहां तक कंप्लीट कर लिया। देखो अस्पर्श व्यंजन यहां तक कंप्लीट किया। अब आगे थोड़ा सा मैं बढ़ता हूं, अब आपको सिखाता हूं कौन सा भैया। अभी हमने देखा अंतस्थ व्यंजन के बाद थे ना अंतस्थ व्यंजन, अस्पर्श के बाद अंतस्थ, अंतस्थ के बाद उष्म पढ़ते हैं। तो इसके हम जस्ट बाद क्या पढ़ लेते हैं मेरे भाई? इसके बाद हम पढ़ लेते हैं आपसे उष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। तो एक हेडिंग बनाएंगे आप अंतस्थ व्यंजन, एक हेडिंग बनाएंगे मेरे भाई आप अंतस्थ व्यंजन, एक हेडिंग बनाइएगा अंतस्थ व्यंजन, है ना, लिखेंगे अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? तो पहले आपको याद होना चाहिए भैया कि जो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या वो कितनी है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और वो अंतस्थ व्यंजन हैं कौन कौन? तो याद होना चाहिए मेरे भाई, अंतस्थ व्यंजन मेरे भाई या है, रा है, ला है और कौन है? वाह है। या है, रा है और क्या भैया? ला, वाह है। ध्यान से देखना, अंतस्थ व्यंजन आप देख पाए होंगे भैया, इनकी संख्या कितनी होगी? बोलोगे भाई साहब इनकी संख्या 4 होती है। वो कौन कौन से होती है भैया? य, र, ला, वा, य, र, ला, वा, ये 4 हो जाएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन। क्लियर है ना? एक चीज ध्यान देना, जो अंतस्थ व्यंजन में या और वा है, जो मेरे भाई या और वा है, इस या और वा को अर्ध स्वर में भी गिनती करते हैं। इसी या और वा को किसमें? बोलोगे सर इसे अर्ध स्वर मानते हैं, इसे अर्ध स्वर मानते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि अर्ध स्वर क्यों मानते हैं? ध्यान से देखना, अगर मैं मेरे भाई अर्ध स्वर की बात करूंगा, या वा को अर्ध स्वर क्यों मानते हैं, तो आपको याद होना चाहिए सर जो या और वा है ये अर्ध स्वर है। ये क्या है? ये अर्ध स्वर है। अगर ये मेरे भाई अर्ध स्वर है तो ध्यान से देखना, कभी कभी आपने देखा होगा लिखा हुआ कौवा, क्या हुआ देखा लिखा? सर कौवा लिखा, देखा ना? और कभी कभी इसी कौवे को देखो मेरे भाई ऐसे भी लिखा हुआ आपने पाया होगा, कभी इसी कौवे को इस तरह से लिखा हुआ भी पाया होगा, है ना? पाए कि नहीं पाए भाई? आप इतना बताएंगे। कभी कभी सर हम एक और वर्ड लिखते हैं महिलाएं, क्या लिखते हैं? महिलाएं। और महिला तो सही लिखे, महिलाएं कभी लिखते हैं तो महिलाएं कैसे लिखते हैं सर? यहाँ पे एक ऐसे लगा देते हैं। कभी इस तरीके से महिलाएं लिखा हुआ पाते हैं, तो कभी महिलाएं आप देखो इस तरीके से भी लिखा हुआ पाते हैं, कभी महिलाएं आप इस तरीके से मेरे भाई लिखा हुआ पाते हैं। ये तो 100% है, आप यहां तक मेरी बात समझ पाई, है ना? और कोई वर्ड मैं बोल दूं आपको भैया, एक और वर्ड लिख लो आइए। कभी का आप देखें ना, आइए आपका हमारे यहाँ स्वागत है, तो मेरे भाई आइए तो देखो कभी आइए ऐसे भी लिखते हैं। अब देना ध्यान से देखना तर्क क्या होगा, इससे क्या समझ में आ रहा होगा? बोलोगे सर कहीं कहीं तो इस तरीके से भी लिखा मिलता हुआ, तो कहीं कहीं ये लिखा हुआ मिल जाएगा। और जब हम देखो रूप बार बार इसका चेंज हो रहा, कभी ये हो जाता है कौवा, कभी कौवा इस तरीके से लिखा गया। महिलाएं कभी इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, तो मेरे भाई कभी कभी महिलाएं इस तरीके से भी लिखता हुआ मिलता है। आइए इस तरीके से मिलेगा, तो भैया आइए इस तरीके से भी मिला हुआ है कि नहीं? बताओ भैया, यहां तक आप समझ पाए होंगे। ये चीज लिखा हुआ देखें कि नहीं देखे हैं? तो बोलेंगे भैया बिल्कुल ये चीज हमने देखा है लिखा हुआ। अगर इस तरीके को भैया आपने देखा हुआ लिखा हुआ, तो कहीं कहीं इसका भी प्रयोग, कहीं कहीं इसका प्रयोग। तो भैया ये क्या है? तो बोलोगे ये तो पूरा का पूरा स्वर है, जबकि इसी स्वर की जगह पे किसका प्रयोग किया भैया? वाह का प्रयोग किया। देखो ध्यान से,
है ना। ये तो पूरा का पूरा स्वर आपको पता भी, आपने पढ़ा स्वर में। तो ये देखो, कभी स्वर की जगह पे इसका भी प्रयोग कर लिए, है ना, या का प्रयोग किए, और इसी ए की जगह पे मेरे भाई देखो यहाँ पे भी या का प्रयोग किए, आ की जगह पे वा का प्रयोग कर लिए, ए की जगह पे या का प्रयोग कर लिए, आ की जगह पे वा का प्रयोग कर लिए, और मेरे भाई ए की जगह पे या का प्रयोग कर लिए। इसी वजह से या और वा को, कि भैया ये स्वर का भी रूप कभी कभी ले लेते हैं, है ना, हर शब्द में नहीं आते, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं इनका भी प्रयोग कर लिया जाता है। इस वजह से या और वा को अर्धस्वर के रूप में रखा जाता है। इस वजह से मेरे भाई अर्धस्वर के रूप में रखा जाता है। इस वजह से इनको अर्धस्वर के रूप में रखा जाता है। अगर हम पूछें रा को बताओ क्या बोलोगे सर? बोलोगे ये जो रा है इसे हम बोलते हैं प्रकंपित रा या लुंठित रा। क्या बोलोगे? रा को प्रकंपित या लुंठित बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख पाएंगे प्रकंपित। क्या लिखेंगे भैया? प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित और या क्या लिखेंगे? लुंठित। और अगर हम ला की बात करेंगे तो बिल्कुल ला के बारे में लिखेंगे, क्या हो जाएगा? पार्श्विक। ये क्या है? पार्श्विक है। सॉरी, इतनी मात्रा नहीं लगाएंगे, पार्श्विक। ठीक है, ये लिखेंगे आप पार्श्विक। बोलो भैया, यहां तक क्लियर है? लुंठित, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिख देते हैं व्यंजन, इसको भी व्यंजन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। व्यंजन, ये भी व्यंजन। देखो ध्यान से मेरे भाई, यहां तक चीजें आप कंप्लीट कर ले जाएंगे ना। इसके बाद हम यहीं से थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ऊष्म व्यंजन या ऊष्माण व्यंजन। देखो ध्यान से, ऊष्म व्यंजन या ऊष्माण व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। यहीं से मेरे भाई ऊष्म व्यंजन या ऊष्माण व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। अगर मैं ऊष्म व्यंजन की आपसे बात करूंगा तो इसकी संख्या क्या होगी? ऊष्म व्यंजन, या इसी का अन्य नाम क्या बोलोगे भैया? ऊष्माण व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या ऊष्माण व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन या ऊष्माण व्यंजन आप बना लेंगे। अब मुझे कितनी बात बताओ भैया, इसी को ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं, याद रखना। ऊष्म संघर्षी, बिल्कुल याद रखना, ये सवाल बना हुआ है, यहां याद रखना ऊष्म संघर्षी। हाँ, इसी को ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, है ना, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, ऊष्म संघर्षी व्यंजन ये हैं कितने? तो बोलोगे सर इनकी संख्या 4 है। अगर संख्या की बात करेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? सर इनकी संख्या जो वो भी 4 है। वो कौन कौन से होते हैं? तो सर ये चारों ये हैं, देखो, एक तो ये वाला सा हो जाता है, एक मेरे भाई ये वाला सा हो जाएगा, और एक ये वाला सा होगा, और एक ये वाला सा होगा, सॉरी हा होगा, ठीक है, ये हो जाते हैं। अगर हम आपसे इनका नाम पूछें तो बोलोगे सर इनका नाम क्या होता है? ये तालव्य सा है। इसको क्या बोलोगे? तालव्य सा। इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। इसको सर दंत सा, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दांत से होता है। और ये सर मूर्धा से इसका उच्चारण स्थान होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा। मूर्धा से उच्चारण होने की वजह से इसका नाम बोलते हैं मूर्धन्य सा। और इसका अगर उच्चारण की बात करेंगे सर, इसे कंठ बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। लेकिन और एक और वर्ड नाम देते हैं कांकल्य वर्ड। एक और नाम देते हैं क्या भैया? इसी का अन्य नाम भी देते हैं कांकल्य वर्ड। कांकल्य वर्ड, इसका अन्य भी नाम दे देंगे कांकल्य वर्ड। ध्यान से देख लो, दिक्कत नहीं ना यहां तक भाई मेरे? ध्यान से देखो और बताओ। इसे क्या बोलोगे? तालव्य सा, इसे दंत सा, ये मूर्धन्य सा, और ये हा हो जाएगा। हा का उच्चारण स्थान कंठ, और इसी हा को क्या बोलते हैं? कांकल्य वर्ण भी बोलते हैं। इसी हा को मेरे भाई कांकल्य वर्ण भी बोलते हैं। तो इतनी बात भी आपको क्लियर हो जाएगी। ये इतनी बात भी मेरे भाई आपको क्लियर हुई होगी। आप एक बार देखेंगे और बताएंगे भैया ये चीज़ आपको क्लियर है कि नहीं, बताना मेरे भाई। यहाँ तक देखेंगे और आप बताएंगे मेरे भाई यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं आपको, बताओ भाई, है ना? यहाँ तक क्लियर हुआ? एक चीज और ध्यान देना, ऊष्म ऊष्माण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब जिन वर्णों को हम, है ना, जिन वर्णों को हम जब बोलते हैं, या जिन वर्णों का उच्चारण स्थान जब बोलते हैं या उच्चारण करते हैं, तो हमें जो आवाज़ होती है, सांस होती है, वो खींच के लेनी पड़ती है। तो यहाँ लिख सकते हो भैया, जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उसमें या ऊष्माण व्यंजन कहते हैं। यहाँ लिख सकते हो आप, जिन वर्णों के, परिभाषा की कोई जरूरत नहीं है, जिन वर्णों के
उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास को क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, श्वास को खींचना पड़ता है, श्वास को खींचना पड़ता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम उष्म व्यंजन या उष्माण व्यंजन कहते हैं, है ना। तीनों सा और हा हो जाते हैं। क्लियर है ना, यहां तक देखो ध्यान से, यहां तक क्लियर है मेरे भाई। बड़े आगे एक और लिख लेंगे, मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन होते हैं कितने। देखेंगे मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर क्या लिखेंगे भैया, मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन। एक हेडिंग बनाएंगे, मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर, दृढ़ता माने मजबूती के आधार पर व्यंजन। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन देखो क्या है। अगर हम आपसे बोलेंगे मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर जो व्यंजन होंगे वो कितने रूप में होंगे, तो इसके रूप हो जाएंगे 3। इसको कितने रूप में बांटे भैया, 3 रूप में। कौन कौन से, एक दृढ़ व्यंजन है, एक मेरे भाई दृढ़ व्यंजन है, एक दृढ़ व्यंजन है ना, एक शिथिल व्यंजन है, एक शिथिल व्यंजन है, और एक कौन सा हो जाएगा, एक मध्यम व्यंजन हो जाएगा। एक कौन सा मेरे भाई, मध्यम व्यंजन हो जाएगा। एक कौन सा व्यंजन है, मध्यम व्यंजन हो जाएगा। ध्यान से देख लेना, एक शिथिल व्यंजन हो जाएगा, एक दृढ़ व्यंजन हो जाएगा, और एक मध्यम व्यंजन हो जाएगा। अच्छा देखो ध्यान से कि जो दृढ़ व्यंजन होता कौन कौन सा होता, तो बोलेंगे भैया ट लिखेंगे, ट भ ड ढ। यहां ध्यान देना, ट होता है, सॉरी भाई पहले टा लिखना, ट है, और क्या मेरे भाई, भ है, ट भ, थोड़ा सा वेट करेंगे, बफर कर रहा है ये, ट भ, और ये देखो फिर से बफर कर रहा भाई, ड ढ। ठीक है, ट भ ड और ढ, ये जो होते हैं ये कैसे व्यंजन होते हैं मेरे भाई, ये सब जो हैं ये सब कैसे व्यंजन बोलोगे भैया, ये सब व्यंजनों में आएंगे दृढ़ व्यंजन में, ये दृढ़ व्यंजन में आएंगे। अगर आपसे बोलूंगा भैया शिथिल व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आप बिल्कुल जवाब देंगे क्या, कि जो शिथिल व्यंजन है वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो मेरे भाई याद रखना, य र व, शिथिल व्यंजन में क, य र ल, सॉरी य र व और क, और एक और वर्ड आता है जिसका नाम है न। तो क देखो, क है, न है, ठीक है, य है, र है, और ल है। सॉरी य र ल नहीं है, य र ल सही है, य र ल है। क न य र ल, ये कैसे वर्ड हो जाएंगे, शिथिल व्यंजन हो जाएंगे। आगे लिखेंगे भैया जो ये वाले व्यंजन होते हैं, क्या चाबास, क्या च ब और ये तालव्य स, ये तीनों व्यंजन किस में आते हैं, बोलोगे सर ये तीनों व्यंजन मध्यम व्यंजन में आते हैं। किसके आधार पे, मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पे, ठीक है ना। एक और लिख लें आप यहाँ पे, संयुक्त व्यंजन को भी यहीं से खत्म कर लेंगे, यहीं से कर लेंगे संयुक्त व्यंजन। और आपको पता है मेरे भाई संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। ध्यान से देखेंगे, बनाएंगे आप संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होंगे भैया, जिनमें 2 व्यंजन जुड़े होते हैं, और 2 व्यंजन के रूप को ही हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजन के रूप को ही क्या बोलोगे, संयुक्त व्यंजन बोलोगे। जैसे यहाँ पे संयुक्त व्यंजनों की संख्या कहेंगे, है ना, यहाँ पे लिख सकते हो वे व्यंजन जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजन वर्ड से
एक से अधिक व्यंजन वर्ड के, एक से अधिक व्यंजन वर्ड के मिलने से होता है, मिलने से होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं? बोलोगे सर इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। और वो 4 व्यंजन कौन मान के रखते हैं? एक तो ये छतरी वाला, और ये भैया त्रिशूल वाला, और ये देखो ज्ञानी वाला, ज्ञान ज्ञानी, ठीक है, ये ज्ञानी वाला लिख लेंगे आप, ठीक है। और ये देखो लिखेंगे आप आगे, ये ज्ञानी वाला हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे भैया एक और स्रा, श्री वाला स्रा, ये स्रा लिख लेंगे। अब इनके अलग अलग देखो नाम लिखेंगे, क्या कि अगर बोले सर ये कहाँ किससे किससे मिलकर बना हुआ है, तो मेरे भाई कक से याद रखना, ये क और क्या, क य और सा, का, और यहाँ पे ये हलंत होगा, ये हलंत नहीं होगा, ये भी याद रखना। और भी इसको मैं डिटेल से तोड़ूं भैया तो इसको ध्यान से देखना, इसको और भी तोड़ा जाए तो इसको तोड़ के ये देखो लिख सकता हूँ, इसको और भी तोड़ा जाए तो ये लिख सकता हूँ कि भैया इसको तोड़ोगे क, और का में हलंत रहेगा, इस सा को तोड़ेंगे, सा में भी हलंत लगाएंगे तो यहाँ से आ निकलेगा, ये देखो है कक्स, ठीक है। अगर त्रा की बात करेंगे तो बोलोगे सर ता है, और ता में क्या मिला र, और ये हो जाता त्रा, और त्रा को अगर भी डिटेल और किया जाए बोलोगे सर ता, और रा से भी आ निकालेंगे तो ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर ज्ञानी की बात मैं करता हूँ भैया तो ज्या है, सॉरी जा है, क्या हो जाएगा जा, और जा पे लगाएंगे हलंत, और क्या आएगा, इया आएगा, जा और क्या मेरे भाई इया। और इसी को और भी डिटेल किया जाए बोलोगे सर जा, यहाँ इया से देखो आ निकल जाएगा, और इस इया पे हलंत आ जाएगा, इस तरह से ये ज्या हो जाता है। और ये देखो स्रा में तो ये देखो तालब्य सा रहेगा, और ये रा, ये स्रा बोलते हैं। अगर इसी को डिटेल से तोड़े भी है तो बोलोगे सा, और सा से निकलेगा रा, ये सा है ना, और रा में से क्या निकलेगा मेरे भाई, आ, रा से क्या निकलेगा, आ निकलेगा। इस तरीके से ये जो व्यंजन हो जाते हैं ये 4 व्यंजन होते हैं, और इन्हीं चारों व्यंजनों को क्या बोलते हैं भैया, इन्हीं चारों व्यंजनों को संयुक्त बोलते हैं। संयुक्त के रूप का ये भी आप बोल सकते हो मेरे भाई, देखो विद्यालय, तो बोलते हो ना विद्यालय, ऐसा बोल देते हो विद्यालय, जब भी लिखते हो विद्यालय, ध्यान देना। तो इसमें क्या होता है ये देखो, ये जो है ये वर्ड ये किससे मिला भैया, द और या से मिलके बना हुआ है, ऐसे द और ये या, तो इसमें क्या द और द से मिला या, है ना। और ये दोनों मिलने के बाद देखो ऐसे इसको लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम इसको नहीं सम्मिलित करेंगे। जो ऐसे आप देखते हो लिखा हुआ, ये कैसे बना, बोलोगे सर द और या से मिलकर बना हुआ है। इसको और भी तोड़ा जाए तो बोलोगे सर द और या से निकलेगा, ये हलंत लगेगा, और यहाँ से निकलेगा आ, ये भी एक संयुक्त व्यंजन में आएगा, लेकिन हम इसे इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। जब भी संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछेगा तो आप 4 ही जवाब देंगे, जबकि इसको भी आप जानते रहेंगे ये भी एक संयुक्त व्यंजन है, ये भी एक संयुक्त व्यंजन है, लेकिन आप संख्या ये 4 ही काउंट करेंगे, संख्या ये 4 ही काउंट करेंगे, ठीक है ना भाई, ये संख्या 4 ही काउंट करेंगे। आप इसको नोट बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप नोट बना के लिख सकते हो, ये चीज नोट बना के लिख सकते हो। देखो ध्यान से, यहाँ तक क्लियर हुई ना मेरे भाई, इस बात को एकदम ध्यान देना कि जो ये क्लास होगी बिल्कुल आराम आराम से कर रहे होंगे। इसके बाद इसका एक 1 लाइनर लेके आऊँगा, एक ही वीडियो में लगभग 100 या 120 1 लाइनर सवाल बना देंगे, और वो 1 लाइनर आप क्या एग्जाम के टाइम में एक बार देख लेंगे तो आराम से पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। और ये जो थ्योरी की क्लास होगी एक बार पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आया हो, ऐसा नहीं कि भैया यूपीएसआई के एग्जाम में इसके जो भी वर्णमाला के सवाल आएंगे वही करेंगे, नहीं। आप यूपीएसआई के अलावा यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, अन्य जितनी भी, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में ही क्यों नहीं, या तो पीसीएस की परीक्षाओं में ही क्यों नहीं मेरे भाई, अगर वर्णमाला से सवाल बने हुए हैं उन सभी सवालों का प्रैक्टिस कर डालो। अगर आप उन सभी सवालों को मेरे भाई प्रैक्टिस कर डालेंगे तो मैं इतना, है ना, मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि सवाल तो वही कहीं ना 20 से बनेंगे, सवाल कहीं और से आएंगे नहीं। क्या नए सवाल बनने की उम्मीद है यहाँ से भैया? कोई नया सवाल यहाँ से बन नहीं सकता, क्योंकि व्यंजन जो है, वर्णमाला जो है, कंटेंट वही है, इसमें कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता। ये मैथ नहीं है ना, कि दिन प्रतिदिन, या साइंस नहीं भैया दिन प्रतिदिन नई नई चीज़ें खोज हो रही हैं इसमें इंक्लूड हो रही है, नहीं। इसमें बहुत कई सालों के बाद, 10-12 सालों के बाद, या कई 5 सालों के बाद
कुछ कुछ नई चीजें आती हैं तो उसको इंक्लूड किया जाता है, वो बिल्कुल आप हाईलाइट भी रहती है आपके सामने, आप बिल्कुल आसानी से कर ले जाते हैं। तो आपको इसे साइंस या मैथ के या हम रीजनिंग के व्यू से नहीं पढ़ सकते कि भैया इसमें निरंतर बदलाव होता रहता है। इसमें कुछ बदलाव नहीं है मेरे भाई। ये जैसे आज से 10 साल पहले जो लोग पढ़ रहे थे वैसे आज हम भी पढ़ रहे हैं, अगले 10 साल के बाद भी लोग पढ़ेंगे। इसमें कुछ विशेष बदलाव आपको नहीं मिलेगा, वर्णमाला वैसे की वैसी है। थोड़ा सा हाँ, और थोड़ा सा डिटेल इसका भाग पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने यूपीएसआई में आया तो इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़े, यूपी पुलिस में इसको और थोड़ा सा लो लेवल पे हम रख सकते हैं, लो लेवल पे पढ़ सकते हैं। तो ध्यान देना, ये जो चीजें होंगी इनके जितने भी सवाल बन रहे होंगे हमने बताया वो किसी भी परीक्षा से रिलेटेड होंगे। अगर हिंदी वर्णमाला से सवाल बने हुए हैं तो उन हिंदी वर्णमाला के सभी प्रश्नों को आप करना है ना, आप सभी प्रश्नों को मेरे भाई करना। और उन सभी प्रश्नों को आप 1 से 2 बार कर ले जाएंगे तो आप बता रहे हैं कि ये थ्योरी की क्लास एक बार देखने के बाद मैक्सिमम सवाल अगर लगा ले गए आप तो आपका पढ़ना सफल है, साकार है, सही रास्ते पे आप पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देख रहे हैं ना मेरे भाई। यहाँ तक चीजें कंप्लीट करके थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ूंगा और इसमें अब क्या ऐड ऑन करूंगा। जैसे आपने अभी देखा उच्छिप्त व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन, उसको छोड़ के रखा हूं, उसको कंप्लीट कर लेता हूं। ध्यान से देखना क्या हेडिंग बना लेंगे मेरे भाई, उच्छिप्त या ताड़न जात व्यंजन, है ना। इसी को बोलते हैं भैया उच्छिप्त व्यंजन। क्या लिखोगे, उच्छिप्त व्यंजन लिखेंगे, ठीक है। यहीं पे लिख लेंगे मेरे भैया उच्छिप्त व्यंजन। चलो यहीं लिख देते हो उच्छिप्त व्यंजन, या इसी को मेरे भाई क्या बोलते हो, ताड़न जात व्यंजन। क्या बोल देंगे, ताड़न जात व्यंजन। एक नाम और इसी का आता क्या, द्विगुण व्यंजन। इसी को अन्य नाम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे मेरे भी, आराम आराम से चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। तो बिल्कुल एक बार थ्योरी की क्लास ले लेता हूँ, उसके बाद 200-250 सवाल का जितने भी एग्जाम में बने होंगे सवाल, सब सवालों को आप कहेंगे तो मैं करवा दूंगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। आप एक बार पूरे के पूरे पढ़ो। अगर हम बोलें इसमें इनकी संख्या कितनी, बोलोगे सर इनकी जो संख्या है 2 है, एक अढ़ है एक अढ़ है, एक मेरे भाई अढ़ और एक क्या आएगा, अढ़ आ जाएगा। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर इनकी जो संख्या है वो 2 है। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 2 है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी भैया, 2 है। ये जो वर्ड होते हैं, है ना, ये जो वर्ड होते हैं उच्छिप्त व्यंजन होते हैं या ताड़न जात व्यंजन होते हैं, इनका प्रयोग किसी भी शब्द के, जब भी कोई भी शब्द लिखना आप, किसी भी शब्द है ना के पहले नहीं आएगा ना, है ना, ये कभी भी किसी भी शब्द के पहले नहीं आएगा। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं डंडा, जैसे लिखता हूं डंडा और डंडा के आगे ये लगा दिए तो भैया ये लगा दिए तो ये देखो पहले आ गया, और ये पहले कभी नहीं आते। जैसे हम लिखा ढोलक, क्या लिखा, ढोलक। जब हमने ढोलक लिखा मेरे भाई तो ढोलक लिखने के बाद यहां लगा दिया, क्या ये सही है, तो याद रखना कि भैया उच्छिप्त व्यंजन या ताड़न जात या द्विगुण जो व्यंजन, जो भी नाम आप बोलोगे, ये व्यंजन कभी भी किसी भी वर्ड के पहले वर्ड के रूप में नहीं प्रयोग किए जाएंगे। जब भी ये प्रयोग किए जाएंगे या जब भी ये आएंगे तो कहाँ आएंगे, या तो बीच में आएंगे या तो शब्द के अंत में आएंगे। तो ये बात दिमाग में रखना कि इन वर्डों का प्रयोग सबसे पहले नहीं होता है, या तो अंत में होगा या तो बीच में होगा। तो इसको बिल्कुल आप लिख सकते हो मेरे भाई। क्या लिखोगे, इसका प्रयोग हमेशा किसी शब्द के, इसका प्रयोग हमेशा किसी शब्द के बीच में या अंतिम में होता है ना। क्या लिखेंगे, लिखेंगे भैया इसका प्रयोग माने उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग, यहां लिख पाएंगे आप, उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग, उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग किसी भी शब्द के, किसी भी शब्द के बीच में या अंतिम में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग होता है, लिख लो इसको शब्द के पहले वर्ड के रूप में लिखने से, इसको शब्द के पहले वर्ड के रूप में लिखने से
लिखने से शब्द गलत हो जाता है, शब्द गलत हो जाता है। तो आप इसको लिखना मत पहले, अगर लिखेंगे तो आपका शब्द क्या माना जाएगा भैया, गलत माना जाएगा। इसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को भी लिख लेंगे आप। अगर उन रूल्सों को आप जान जाएंगे तो इनसे बनने वाली जितने भी शुद्ध अशुद्ध वर्ड लिखते हैं वहां पे कहीं भी आपको गलती नहीं होगी। तो इनके जैसे देखो यहाँ पे मैं लिखा वर्ड, यहाँ पे शब्द के जैसे सड़क लिख दिया। अब सड़क देखो बीच में लिखा ना, अगर बीच में नहीं लिखता तब भी गलत माना जाता। जैसे हमने लिख दिया मेढक, ध्यान से देखना मेढक। अब देखो मेढक बीच में लिखा तो ये सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही माना जाएगा। हमने लिखा लड़का, बताना भैया लड़के में क्या सही है गलत है, बोलोगे भैया बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ना, पढ़ना लिख सकते हो ना भैया, पढ़ने में बीच में आया तो बीच में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत हो सकता है। जैसे मैं लिख दूं चढ़ ना, पेड़ पर चढ़, देखो चढ़, चढ़ वर्ड जब आएगा चढ़ वर्ड तो वहां भी भैया हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी कोई दुख दर्द समस्या नहीं आएगी क्योंकि ये अंतिम वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है, ये अंतिम वर्ड है, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो भाई यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं ना। डंडा लिख सकते हो, बिल्कुल भाई डंडा लिखो, डंडा भी लिख के देख लो, डंडा। अब यहां देखो लगाना गलत है, यहां पे लगाओ सही है। पहले वर्ड में लगाएंगे तो पूरा का पूरा शब्द गलत माना जाएगा। कहां लगाना होगा भैया, कहां लगाना होगा, बोलोगे सर इसको शब्द के अंत में लगाना होगा, इसको शब्द के अंत में लगाना होगा या तो शब्द के बीच में लगाना होगा। शब्द के पहले लगाएंगे तो ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। उच्छिष्ट व्यंजन के प्रयोग के नियम लिख लो, इसके निम्न 5 नियम हम पढ़ते हैं, उन 5 नियम को आप भी पढ़ लो। क्या लिखेंगे, इनके प्रयोग के नियम लिख लो, प्रयोग करने के नियम, प्रयोग करने के 5 नियम लिखो, ऐसा लिखो। ये 5 नियम आप भी पढ़ लेंगे, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी मेरे भाई। पहला नियम क्या लिखेंगे, आप बिल्कुल लिखेंगे मेरे भाई, सब साथ साथ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला नियम आप लिखेंगे कि किसी भी शब्द के शुरुआत में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा कि आप देखा आपने कि भैया किसी भी शब्द के शुरुआत में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो आप लिखेंगे इस किसी भी शब्द के शुरुआत में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी शब्द के शुरुआत में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो भैया अगर करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा या कहा जाए शब्द ही गलत हो जाएगा। यदि हमने कर लिया, गलती से भी कर लिया, तो वो शब्द ही क्या हो जाएगा मेरे भाई, शब्द ही गलत हो जाएगा, वो शब्द ही क्या हो जाएगा, वो शब्द ही गलत हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान देना, किसी कोई भी अंग्रेजी का वर्ड हो, जैसे हमने लिखा रोड, ध्यान देना जैसे हमने क्या लिखा रोड, और ये रोड कैसा है, अंग्रेजी का वर्ड। अगर हमने ऐसा लिख दिया, या तो इस तरीके से रोड लिखो या तो इस तरीके से रोड लिखो। अब मैं आपसे पूछूं भी ये रो वाला रोड सही है कि ये वाला रोड सही है, बताओ ये वाला रोड सही है कि ये वाला रोड सही है। तो ये नियम नहीं पता होगा तो हम किसको मानेंगे, तो किसी को भी मान सकते हैं। क्यों मान ले भैया ये वाला सही है, कैसे सही है, क्योंकि आपने बताया किसी भी वर्ड के शुरुआत में नहीं लिखेंगे, तो ये तो शुरुआत में है नहीं, ये तो पीछे है, अंतिम में है, या तो मध्य में रहे या तो अंतिम में बताया गया, तो भैया ये अंतिम में, तो इस वजह से ये सही माना जाएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, जितना आपने पढ़ा उतने अनुसार वो सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी आगे नियम नहीं पढ़े, इस वजह से हम गलत नहीं कह सकते, उसको सही कहेंगे। लेकिन जब हम नियम पढ़ेंगे मेरे भाई तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे भाई, तो बोलो भैया इस वजह से ऐसा हो रहा है कि जब भी किसी वर्ड, कोई भी ऐसा शब्द होगा जो अंग्रेजी का शब्द होगा, कोई भी ऐसा शब्द होगा जो अंग्रेजी का शब्द होगा, और अंग्रेजी के शब्दों में मेरे भाई इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, उच्छिष्ट या ताड़न जात का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ पे इस बात को भी लिख पाएंगे मेरे भाई, अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता है। अंग्रेजी के शब्दों में, अंग्रेजी के शब्दों में, अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता है, अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो क्या अगर हम रोड लिखेंगे, रोड सही माना जाएगा नहीं माना जाएगा, बताओ आप एक बार। अगर हम रोड लिखेंगे सही माना जाएगा नहीं माना जाएगा, बोलोगे ये जो रोड लिखोगे ये गलत माना जाएगा, ये रोड लिखना क्या है, गलत है। रोड कौन सा सही होगा, रोड ये वाला सही हो जाएगा, रोड ये वाला सही हो जाएगा। बताओ आप, देखो क्लियर है ना।
अगर आप ध्यान से देखना तीसरा क्या हो सकता रूल्स, तीसरे रूल्स की बात बताते हैं आपको, ध्यान से देखना। अगर तीसरे रूल की बात हम करते हैं, जब भी द्वित्व व्यंजन आए, अब द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं ये भी एक बड़ी बात है। देखो द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, एक लिखते हैं द्वित्व व्यंजन। अब ये द्वित्व व्यंजन है क्या, याद रखना मेरे भाई। जैसे हमने लिखा द्वित्व व्यंजन दिल्ली, एक आधा हो व्यंजन और उसके बाद उसी का एक पूरा रूप हो। जैसे हम लिखा टिड्डा, क्या लिखा टिड्डा, देखो यहां पे ये आधा रूप है, ये पूर्ण रूप है। कहने का मतलब जब द्वित्व व्यंजन की बात करेंगे, सेम पिछले वाले वर्ड का आधा उसके आगे होगा या एक आधे वर्ड के जस्ट बाद उसका पूरा वर्ड होगा, है ना। तो जैसे देखो यहाँ पे टिड्डा देखा आपने आधा, फिर उसके बाद जस्ट उसका पूरा। दिल्ली लिखा तो भैया आधा उसके जस्ट बाद पूरा। तो ये कौन से व्यंजन कहलाएंगे भैया, ये द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। ये कौन से व्यंजन कहलाएंगे मेरे भाई, ये द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। और जहां भी द्वित्व व्यंजन आएगा वहां पर भी इन वर्णों का हम प्रयोग नहीं करेंगे। जहां भी द्वित्व व्यंजन आएगा मेरे भाई वहां भी इन वर्णों का प्रयोग नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो द्वित्व व्यंजन में भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। द्वित्व व्यंजन में, द्वित्व व्यंजन में भी क्या लिखोगे, द्वित्व व्यंजन में भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे हड्डी लिख दिया, टिड्डा आपने देखा हड्डी लिख दिया हमने। अब बताओ ये हड्डी लिखा, अब इस हड्डी में ऐसा लगा सकते हो क्या, बोलो सर ये हड्डी गलत हो जाएगा, ये हड्डी गलत हो जाएगा मेरे भाई। हड्डी कौन सी सही होगी भैया, हड्डी अब आ गया जब द्वित्व व्यंजन होगा तो वहां पे हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ये सही हो जाएगा। टिड्डा पे भी नहीं करेंगे, है ना, टिड्डा में भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखो 3 रूल्स हो गए, आपको समझ में आया होगा तीनों रूल्स। ये चौथा रूल सब आगे पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। पहला रूल्स हमने क्या बताया कि भैया किसी भी वर्ड के शुरुआत में नहीं लिखेंगे। दूसरा वर्ड हमने क्या लिखा कि भैया कोई भी ऐसा वर्ड होगा अगर अंग्रेजी का है तो उसमें भी हम नहीं लिखेंगे, और कोई ऐसा द्वित्व व्यंजन है तो वहां भी नहीं लिखेंगे। तीनों आपको याद हुआ होगा कि शुरुआत में नहीं लिखेंगे, अंग्रेजी की वर्डों में नहीं लिखेंगे और द्वित्व व्यंजन में भी नहीं लिखेंगे। चौथा, अगर कोई उपसर्ग वाला वर्ड है, माने कोई वर्ड लिखा गया उसके शुरुआत में उपसर्ग लगा हुआ है, तो भी इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, है ना। उपसर्ग, यदि शुरुआत में उपसर्ग है तो वहां भी इसका प्रयोग नहीं होगा। यदि क्या लिखोगे भैया, उपसर्ग, यदि उपसर्ग है, यदि उपसर्ग है ना, तो भी इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यदि शब्द में उपसर्ग लगा है, शब्द में उपसर्ग लगा है, उपसर्ग लगा है तो भी या तब भी लिखो, यहां पे उपसर्ग लगा है तब भी इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे या इसका प्रयोग नहीं। ठीक है, क्यों ऐसा आया भैया, जैसे हमने देखो ध्यान से, अगर हमने लिखा डर, ध्यान से देखना यहां पे क्या हमने लिखा, जैसे लिख दिया हमने डर, और अगर हमने कहा उपसर्ग वाले वर्ड है तो देखो ध्यान से, जैसे हमने लिखा डर, यहां लिख दिया डर, और जब डर हमने लिखा तो इसमें उपसर्ग कैसे लगे, एक तो लगेगा नी डर, नी उपसर्ग लगाया, तो नी तो एक देखो मूल शब्द तो यहाँ पे डर था, डर के आगे क्या उपसर्ग भैया, नी लगा। तो यहाँ पे अगर मेरे भाई यहाँ पे अगर बीच में लिख रहा हूं और सही मान रहा हूं तो बोलोगे सर अगर ये बीच में लिख रहे हो तो सही मान रहे हो, तो यहाँ शुरुआत में भी तो मूल शब्द में लग गया, और मूल शब्द में जब मेरे भाई शुरुआत में लग गया तो इस वजह से ये गलत मान लिया गया। तो इसी वजह से कहा जाता है कोई भी उपसर्ग वाला शब्द है यदि शब्द में उपसर्ग लगा है तब भी इसका प्रयोग नहीं, तब भी इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तब भी इसको नहीं लिखेंगे। या ऐसा लिख सकते हो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लग रहा भाई, इसको लिखेंगे तब इसका प्रयोग नहीं करेंगे, लगा है तब इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तब इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई। अब लास्ट वाला बताओ कहां क्या लिखोगे, बताओ। अगर इसी के बाद तुरंत बाद या तो उपसर्ग आ जाए या अनुस्वार आ जाए तब भी इसका प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। इसके तुरंत बाद अनुस्वार वर्ड आता तो इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, ध्यान से देखना। 5वां रूल्स लिखेंगे इसमें और अंतिम रूल्स होगा ये, और अंतिम रूल्स क्या होगा मेरे भाई कि ड ढ के तुरंत देखो,
ड ढ के तुरंत बाद, यहां लिखना ड या ढ के तुरंत बाद, के तुरंत बाद क्या दिख जाए भैया, तुरंत बाद या पहले, तुरंत बाद या पहले क्या हो जाए, अनुस्वार हो, तुरंत बाद या पहले अनुस्वार हो तब भी इसका प्रयोग नहीं करेंगे, अनुस्वार हो तब भी इसका प्रयोग नहीं करेंगे, अनुस्वार हो तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान से देखना, अगर होगा तो नहीं करना है आपको, ठीक है ना। ध्यान से देख लो मेरे भाई, यहां तक क्लियर हो गया होगा हर भाई को। अब देखो अगर मैं कुछ वर्ड यहां पे लिखने का प्रयास करूं तो ध्यान से देखना, देखो ध्यान से, बिल्कुल आप यहां पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ वर्ड आप भी लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा। देखो ध्यान से, जैसे यहां पे लिख सकते हो भैया क्या, डमरू, क्या लिखना, डमरू, लिख ले जाओगे ना। ध्यान से देखना, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान से देखना, जैसे हम लिख दो डमरू, शुरुआत में नहीं करेंगे, ढक्कन हो जाएगा, डफली हो जाएगा ना मेरे भाई। अंग्रेजी के शब्द में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे अंग्रेजी के शब्द में रोड लिख सकते हो, और बताओ आप, रोड लिख सकते हो भैया, है ना, ग्राउंड लिख सकते हो, बोल्ड लिख दो, बोल्ड, बोल्ड लिख दो, ग्राउंड लिख दो, ऐसे कुछ वर्ड लिख लो। द्वितीय व्यंजन में इसका प्रयोग सर इसमें लिखो उड्डयन, उड्डयन, हड्डी, हड्डी सॉरी हड्डी, टिड्डा, टिड्डा ये भी नहीं लिख सकते हैं आप, है ना। यदि उपसर्ग वाला शब्द है तो यहां भी नहीं, जैसे यहां पे हमने शब्द बताया था कि आपको निडर, यहां भी नहीं लिख सकते हो, ऐसे ही रहेगा। अगर अनुस्वार वाला शब्द जैसे आडंबर, आडंबर ये लिख दिया, यहां भी नहीं लगाएंगे आप, है ना। ग्राउंड तो अंग्रेजी वर्ड, ये तो लिख ही नहीं सकते। भंडारा लिख लो, क्या लिख लो, भंडारा, देखो आगे आ गया तो भंडारा यहां भी नहीं लगाओगे आप। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, उच्छिष्ट व्यंजन द्वितीय व्यंजन यहां तक था, ऐसे पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, और एक दो बार इसको आप, है ना, एक दो बार रट्टा लगाएंगे, एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल मेरे भाई यहां तक क्लियर कर पाएंगे। ध्यान से देखो, ये क्लियर हो जाएगा ना, आपको बताना मेरे भाई। एक और वर्ड लिखते हैं आगत स्वर, वो बिल्कुल अलग है, नोट पॉइंट बना के, कुछ और भी वर्ड छूट रहे हैं जिनको हम लिख लेंगे। आगत वर्ड या आगत स्वर जो होते हैं उनको लिख लेंगे। अब यहां तक क्लियर हो जाएगा ना मेरे भाई आपको। एक अगली हेडिंग बनाना आप, आगत स्वर। आगत स्वर में क्या लिखोगे, जैसे आगत स्वर में बोलते हैं ना डॉक्टर आ, ये आगत स्वर हेडिंग बना देते हैं। क्या लिखोगे भैया, आगत स्वर लिखेंगे आप, आगत स्वर लिखेंगे। देखना आगत स्वर में कौन आएगा, तो भैया आगत स्वर में एक आ आता है, उसको देखेंगे कैसे लिखेंगे। जैसे ये आ, ये आगत स्वर का। अब इस आगत स्वर में देखो अंग्रेजी भाषा का शब्द है ये जो आगत स्वर, ये कैसा भैया, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आगत स्वर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना। इसका संकेत क्या दे सकते हो भैया, संकेत आप समझ पाएंगे, इसका संकेत हो सकता है ऐसा कुछ, बस इसका संकेत कुछ ऐसा हो सकता है। जैसे मैं कुछ लिखूं वर्ड, जैसे लिखता हूं ऑफिस, इस तरीके से ऑफिस लिखते हो आप, तो यहां पे देखो ऐसे लगा देते हो, ठीक है ना। आप लिखते हो ऑफिसर, क्या लिखते हो मेरे भैया, ऑफिस में रहता ऑफिसर, और ये ऑफिसर में भी ऐसा कुछ लगा देते हैं। जैसे भैया हॉस्टल, लड़के कहाँ पढ़ते हैं भैया, हॉस्टल में रहते हैं, तो बच्चे हॉस्टल में रखते तो यहाँ लगाएंगे। भैया हॉस्पिटल में हम बीमार होके जाते हैं, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में हम बीमार होके जाते हैं, बिल्कुल सही है ना। अभी कहाँ से भैया, हम पढ़ने कहाँ गए थे, पहले कॉलेज गए थे, अब तो हम तैयारी कर रहे हैं। पहले हम कहाँ पढ़ते थे भैया, कॉलेज में पढ़ते थे। अभी भी कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे भैया नॉलेज, नॉलेज क्या हो जाए भैया, हमको जो पढ़ रहे हैं इसका नॉलेज हो रहा है धीरे धीरे। ऑपरेशन, जब कभी हमको तबीयत या हमारी कुछ बड़ी परेशानी होती है तो शरीर में चीर फाड़ किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, ऑपरेशन बोल देते हैं, ठीक है। अभी हम कभी कभी जाते हैं बारात में, अपने घर में ही जब नींद आती है तो क्या पीते हो मेरे भाई, कॉफी। ये सब कैसे वर्ड हो जाते हैं, तो बोलोगे भैया ये सब आगत स्वर हो जाते हैं। ये सब कैसे हो जाते हैं भैया, आगत स्वर हो जाते हैं।
आगत स्वर अगर है तो क्या आगत व्यंजन भी होगा? बोलो भाई, क्या आगत व्यंजन भी होगा? तो बोलेंगे बिल्कुल मेरे भाई, आगत व्यंजन भी होते हैं, उनको भी लिख लेंगे आप। आगत व्यंजन, आगत स्वर देखा तो आपने, आगत व्यंजन भी देखो। आगत व्यंजन कौन कौन से हैं? तो मेरे भाई आगत व्यंजन में याद रखो, आगत जो व्यंजन होता है ये कौन सा शब्द होता है? सर अरबी और फारसी का होता है। क्या लिखेंगे मेरे भाई? अरबी और फारसी, अरबी और फारसी के शब्द होते हैं ये, अरबी और फारसी के शब्द होते हैं ये, है ना। अरबी और किसके शब्द होते हैं मेरे भाई? फारसी, सॉरी फारसी, अरबी और फारसी के शब्द होते हैं। और इन्हीं अरबी और फारसी के शब्द जो हैं भारत में आए हुए हैं, और आया हुआ शब्द इन्हें बोलते हैं। आगत स्वर का मतलब हुआ है आया हुआ शब्द। कहाँ से आए हुए शब्द है? तो आप ऊपर देख पा रहे होंगे मेरे भाई, अरब और फारस से आए हुए हैं। इस वजह से अरबी और फारसी शब्दों के रूप को हम अपने यहाँ क्या बोलते हैं? आगत व्यंजन बोलते हैं। जैसे आगत व्यंजन में कितने लिखते हैं भैया? 5 लिख लोगे। ज व फा लिखोगे, ज फा, ये आगे नुक्ता लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखो? क ख ग, क ख ग, ये का हो जाएगा, ये खा हो जाएगा, और ये मेरे भाई गा हो जाएगा। सबके आगे नुक्ता लगा लेना। आप सबके आगे क्या लगाओगे? नुक्ता लगाओगे। ये क्लियर है ना? ये 5 वर्ड आप लिख लेंगे। इन पांचों वर्डों को क्या लिखाएंगे भैया? ये 2 वर्ड अलग कर लेना, इनको 2 वर्ड अलग कर लेना। ये क्यों किया हमने? 2 भागों में बांट दिया, इस वजह से क्योंकि इनको हम भैया जिह्वा से उच्चारण करते हैं। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? जिह्वा से होता है, जिसकी वजह से इसे हम जिह्वा मूली या अली जिह्वा के नाम से भी जानते हैं। तो आप इनको बिल्कुल लिख सकते हो मेरे भाई। क्या लिखोगे? इनको जिह्वा के मूल उच्चारण से, इनका उच्चारण जिह्वा के मूल से होता है, या इनका उच्चारण जिह्वा से होता है, इनका उच्चारण, इनका उच्चारण जिह्वा से, जिह्वा से होता है, जिसके कारण इन्हें क्या होता है? जिह्वा मूली कहा जाता है, जिसके कारण इन्हें जिह्वा मूली कहते हैं। सॉरी, ये तीर ना बनाना, बेहतर हो जाएगा। जिसके कारण इन्हें अली जिह्वा या जिह्वा मूली कहते हैं। इन्हें अली जिह्वा, अली जिह्वा या भैया जिह्वा मूली कहते हैं, जिह्वा मूली कहते हैं, जिह्वा मूली कहते हैं। और ये जो होता है, ये नई विकसित ध्वनियां हैं, और नई विकसित ध्वनियों को ही हम क्या कहते हैं, है ना, इनको नई विकसित ध्वनियां कहते हैं। इनको क्या कहोगे? इनको नई विकसित ध्वनियां कहते हैं, नई विकसित ध्वनियां कहते हैं। नई विकसित ध्वनियां कहते हैं। ध्यान से देखना। इनका प्रयोग सबसे पहले किसने किया भैया? हिंदी में इसका प्रयोग सबसे पहले, हिंदी में इसका प्रयोग, हिंदी में इसका प्रयोग सर्वप्रथम, सर्वप्रथम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया। सर्वप्रथम राजा शिव प्रसाद, शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा, सितारे हिंद के द्वारा किया गया। ध्यान से देखो, इतनी बात क्लियर हो जाएगी कि भैया इनका उच्चारण जो होता है जिह्वा के मूल से होता है, और जिह्वा के मूल के होने की वजह से अली जिह्वा या जिह्वा मूली कहते हैं। जो जा व फा है, इनको नई ध्वनियों के नाम से जानते हैं। और इनका उच्चारण अपनी हिंदी में सबसे पहले किसने किया? तो बोलोगे इनका उच्चारण सबसे पहले हिंदी में मेरे भाई शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा किया गया। आज के इनके कुछ वर्ड भी लिख सकते हो आप। जैसे हम इनके कुछ वर्ड लिखना पड़े तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, कुछ वर्डों को मैं लिख रहा हूँ। जैसे मेरे भाई यहाँ देखो, फ से, यहाँ बिल्कुल लिखेंगे फ से, फ से क्या लिख सकते हो सर? फोटो, फोटो हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, फोटो हो जाएगा, फाइल हो जाएगा।
फिरोजा हो जाएगा, फिरोजा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ये कुछ वर्ड लिख लेंगे आप, फास्ट कुछ वर्ड ये इसके लिख लेंगे। आगे लिखना मेरे भैया, का से, का से लिखना कानून किताब कत्ल, है ना। क्या लिखो, कानून किताब कत्ल। का से कानून लिखेंगे, कानून हो जाएगा, किताब हो जाएगा, है ना। कत्ल लिख लोगे आप, कत्ल, कत्ल, कल्त लिख दिए, कत्ल हो जाएगा। और करीब लिख लो, करीब। ये कुछ वर्ड किससे का से हो जाएगा। आगत व्यंजन बिल्कुल लगाना, नहीं लगाओगे तो गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, अगला एक वर्ड लिखना खा से, है ना। खराब, खा से खराब, खत्म, खर्च, और बताओ क्या लिख पाओगे, खत, है ना। खत, खत भी लिख दोगे। क्लियर है ना ये बात आपको। देखो ध्यान से, फ हो गया, का हो गया, जा से लिखो, जा से लिख दें भैया, जा से जरा, जा से क्या लिखो, जरा, जरा का मतलब थोड़ा, है ना। जा से जरा हो जाएगा। और एक और लिखना, और लास्ट होगा आपका क्या भैया, ज ग लिखना, ग। और ग से होगा गलत, गलत लिख लो। गजब लिख लो, क्या लिखो, गजब। गलत हो जाएगा मेरे भाई, गजब हो जाएगा, गजब हो गया ना, गजब हो गया, गजब हो गया। आगे और क्या लिखो भैया, गजब हो। एक और लिखो, गम है मुझे। अब की बार नौकरी नहीं लगी यूपी पुलिस में, उसका गम है मुझे, लेकिन अब की बार नहीं छोड़ेंगे हम, पुलिस नहीं हुए तो ऐसा ही होके रहेंगे। तो यहां तक क्लियर हो जाएगा ना आपको। बोलो भैया, यहां तक आप क्लियर कर पाएंगे, यहां तक आप कर पाएंगे मेरे भाई। बस क्लास आज मैं यहीं रखूंगा, ये वीडियो यहीं तक सीमित रहेगी। आगे हम अगली एक और पार्ट बनाएंगे, लेक्चर 5 हो जाएगा आपका, वहां पे आप कंप्लीट करेंगे, है ना। थोड़ा सा और 1-2 क्लास और रखूंगा, बिल्कुल आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो किसी भी भाई को यहाँ तक कहीं से दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आपने देखा मेरे भाई, लेक्चर नंबर 4 होगा ये। और यहाँ देखो, इसको पढ़ा हमने कि वर्णमाला अध्याय हमारा चला, वर्णमाला, जिसमें हम पढ़ रहे व्यंजन। और व्यंजन के बारे में कुछ हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब व्यंजन के प्रकार हमने पढ़ा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। इन सभी को हमने पढ़ के इसका हमने डिटेल पढ़ा कि भैया स्पर्श व्यंजन में स्पर्श संघर्षी कौन कौन से हैं, कांकल या कर्कश वर्ड कौन से हैं, है ना। और किनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, नासिक वर्ड कौन से हैं, ये बिल्कुल आपने पढ़ लिया मेरे भाई। इनकी संख्या कितनी है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, वो कौन कौन से, अर्धस्वर कौन कौन है, प्रकंपित कौन है, या लुंठित कौन है, पार्श्विक कौन है। बिल्कुल आपने अर्धस्वर क्यों कहा, इसको भी समझ लिया। उष्म व्यंजन की संख्या, उष्म, उष्माण या उष्म संघर्षी व्यंजन की संख्या 4, ये कौन कौन से, इनको भी हमने देख लिया, इनकी परिभाषा भी देख लिया, ठीक है मेरे भाई। आगे इसके बाद हमने क्या देखा, मांसपेशियों के आधार पे व्यंजन के, तो दृढ़ व्यंजन, शिथिल व्यंजन, मध्यम व्यंजन, ये बिल्कुल याद कर लेना, बिल्कुल नई चीज लिखे हैं ना। संयुक्त व्यंजन बिल्कुल आप इनको जानते हैं, एक नई संयुक्त व्यंजन दया को भी जानते हैं आप, बिल्कुल मेरे भाई, ये भी कंप्लीट कर ले जाएंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इन सब के एक ही नाम हो जाते हैं। इनका मुख्य क्या होता है, प्रयोग। सर प्रयोग इसको हम सबसे पहले नहीं करते हैं, अंग्रेजी के वर्डों में नहीं करते हैं, द्वित व्यंजनों के प्रयोग में नहीं करते हैं, अंग्रेजी का कोई वर्ड लिखा गया तो उसमें नहीं करते हैं, यदि कोई उपसर्ग लगा हुआ व्यंजन है तो वहां भी इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो आप इनको देख कर लिखेंगे तो बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आपने आगत स्वर पढ़ लिया, आगत व्यंजन पढ़ लिया। आगत स्वर में बस एक ही पढ़ा, ये अंग्रेजी से आए हुए हैं, जबकि आगत व्यंजन मेरे भाई अरबी और फारसी से आए हुए हैं। उनमें आप कफ, क, ख, ज, फ दिखा। ज, फ जो होती है उसे नई ध्वनियां बोलते हैं। और इन नई ध्वनियों का हिंदी में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, दो लोग, राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। और भैया जो क, ख, ग है, इनका जो मूल उच्चारण है वो जिह्वा से है, और जिह्वा से मूल उच्चारण होने की वजह से इसे अली जिह्वा के नाम से भी जानते हैं। और आप जानते हैं जो हमारे पास ये भैया कुछ पांचों क्या हैं, बोलोगे सर आगत व्यंजन है। इन पांचों आगत व्यंजन से कुछ वर्डों को भी हमने लिखने का प्रयास किया, आप इनको लिखे होंगे, और भी यहाँ पे आप आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
और भी वर्डों को आप खोजेंगे और बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो मेरे भाई बस ये क्लास यहीं तक रखूँगा, और जो भी भाई ये पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हैं, पहली बार मुझसे जुड़े हुए हैं, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने भाइयों तक पहुँचा देंगे, है ना मेरे भाई। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा और भी बेहतर मोटिवेशन के साथ मैं और भी एक कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालना कि आपको क्लास कैसी लग रही मेरे भाई, और भी बेहतरीन क्लास लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और बेहतरीन क्लास आपको ला के दूंगा। तो मेरे भाई अभी तक जो भी भाई जुड़े हैं सभी भाइयों को धन्यवाद।